तो फ्रेंड्स, हिस्टोरियोग्राफी के चौथे चैप्टर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चेक करने वाले हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। जो हमारे यहाँ नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी डेवलप होती है वो काफ़ी हद तक एक रिप्लाई रहता है कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक उसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारा नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी डेवलप हुआ और इसके क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी वर्सेस नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। पहला ये हमारा होगा। फिर नेशनलिस्ट हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड मिडवल पीरियड्स, और फिर मॉडर्न पीरियड्स। तो एंशियंट और मिडवल को देखने का नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का क्या नज़रिया रहा है, हम उसको देखेंगे। और इसके बाद मॉडर्न पीरियड को कैसे वो देखते हैं, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा जो व्यू पॉइंट्स बनते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के एंशियंट और मिडवल के, उसी हिसाब से उसी बेसिस पे आपके हमारे जो नेशनल मूवमेंट के जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जिस नेशनल मूवमेंट को जो लीड कर रहे होते हैं, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इसी के ऊपर बेस्ड होती है। तो हम उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। यूजीसी नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग उसके वेबसाइट पे जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हो वो सबके लिए अच्छा हो। बाकी यूजीसी नेट से जुड़े हुए जितने भी कोर्सेज हैं उनको हम अपने वीडियोस में कवर करते रहेंगे। तो अपने टॉपिक में वापस आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉलोनियल और नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बीच में अंतर क्या है। तो नेशनलिस्ट अप्रोच टू इंडियन हिस्ट्री में बी डिस्क्राइब्ड एज वन विच tends to contribute to the growth of nationalist feeling to unify people in the face of religious, caste or linguistic class differentiation। तो एक तरीके से कि इस तरीके की हिस्ट्री जो लिखी गई थी, इसका एक मकसद ये था कि लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना, जिससे कि जो लोग हैं उनके अंदर एकता पैदा हो, ताकि अभी तक जो वो फॉरेन डोमिनेशन के अंदर रह रहे हैं उसके खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन में आगे बढ़ सकें। Initially in the 19th century, Indian historian followed in the footsteps of colonial historiography, considering history as scientific based on fact-finding with emphasis on political history एंड दैट टू रूलिंग डायनेस्टी। तो जो हमारी इंडियन हिस्टोरियंस थे, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, शुरुआत के जो 19वीं सदी थे वो ठीक वैसे ही उनके नक्शे कदम पे चलते थे जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियन थे। यानी वो इलाइट बेस्ड हिस्ट्री राइटिंग करते थे, और वो भी रूलिंग क्लास की। और इसके अलावा ज़्यादातर उसमें मेंशन होता था पॉलिटिकल हिस्ट्री का। तो ये सारी चीज़ें 19वीं सदी की हमें देखने को मिलती हैं इनकी राइटिंग्स में। यहाँ पे भी एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे वो या तो भारत के बारे में एज अ होल एज अ पूरे भारत के बारे में लिखते थे, या फिर वहाँ पूरे भारत के शासक के रूप में लिखते थे, जो कि भारत के विभिन्न भागों पे एक साथ रूल करता है बिना किसी लिंग्विस्टिक या रिलीजियस डिफरेंस एफिलेशन को ध्यान में रखे। लेकिन जैसे जैसे कॉलोनियल हिस्टोरिकल नैरेटिव निगेटिव व्यू रखते गया इंडिया के बारे में, और यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट थे उसके बारे में निगेटिव व्यू रखता गया, तो उसका जस्टिफिकेशन और उसको सही ठहराने का काम
नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने एज अ रिएक्शन के तौर पे किया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था, कोई भी नहीं चाहेगा कि उन उसके धर्म को, उसके देश को, उसके मान्यता को कोई गलत बोले। तो ये मैंने जैसा पहले बताया था कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एक रिएक्शन के तौर पे डेवलप होता है, ये वही टाइम था। जैसे कि मैंने बताया था, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में सबसे पहला नाम आता है जेम्स मिल का, जो कि एंशियंट इंडिया पे लिखे थे। फिर इलियट डॉसन, जो कि मिडवल इंडिया पे इनका काम था, जो कि कुछ भारत के बारे में इनके स्टेरियोटाइप थे। तो उसके काउंटर स्टेरियोटाइप लेके आते हैं इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है सोर्स बेस्ड तो था, लेकिन ये इसमें प्रोफेशनलिज्म इतनी ज़्यादा नहीं थी, या फिर जो प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट किया जाता था इस समय तक, अर्ली टाइम पे, ये प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे कॉलोनियल हिस्टोरियन ने ये मत प्रकट किया है कि जैसे कि पूरब के बाकी देश है, वैसे ही भारत के का भी प्रकृति है कि वो तानाशाहों के द्वारा और जो सर्वशक्तिशाली राजा जो होते हैं उनके द्वारा रूल किया जा सके, ये उसका नियत था। और इसीलिए जो भारत में जो ब्रिटिश राज है वो एक ऑटोक्रेटिक रूल है, क्योंकि ये भारत का नेचर ही था और भारत की नियति भी थी। इसी थ्योरी को हम कहते हैं ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। इसके अलावा furthermore these writers argued that the notion of that the aim of any ruler being the welfare of the ruled was absent in India। तो इसके अलावा उनका ये भी मानना था कि जो शासक वर्ग था यहाँ पे, उसका कोई मकसद ही नहीं था वेलफेयर सोसाइटी का, या फिर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उनका ये मानना था कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल रिजाइम में एक दानवीय शक्ति और दानवीय क्रूरता के साथ रूल करते थे भारत पे। जितने भी पॉलिटिकल रिजाइम थे यहाँ पे, जितने भी भारत के शासक थे, वो दानवीय रूप से निर्दयी थे। इसके अगेंस्ट में जो ब्रिटिश लोग थे वो तानाशाह तो थे, लेकिन वो निष्पक्ष न्यायप्रिय और दयावान थे। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडियंस हैड इन कंट्रास्ट टू यूरोपियंस ऑलवेज लैक्ड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिटी एंड देयरफॉर नेशनल यूनिटी। ये कहते हैं कि भारतीयों के अंदर न तो कोई राष्ट्रवाद की भावना है और न ही कोई राष्ट्रीय एकता है। भारतीय हमेशा विभिन्न पंथों संप्रदायों में बटे रहे हैं और उनके अंदर कोई लोकतांत्रिक ट्रेडिशन रहा ही नहीं है, लोकतांत्रिक परंपरा रही ही नहीं है। जबकि यूरोपियन जो थे वो प्राचीन ग्रीस और रोम की लोकतांत्रिक विरासत का मज़ा ले रहे थे, और इसलिए अंग्रेज आए थे ताकि वो यूरोप की प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत को साझा करके उन्हें एक सभ्य देश के रूप में विकसित कर सकें। इसके अलावा वो ये भी कहते थे कि इंडियंस ऑल्सो लैक्ड द क्वालिटी ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कॉन्सिक्वेंटली मोस्ट गुड थिंग्स, इंस्टीट्यूशन, कस्टम एंड क्राफ्ट्स हैड टू कम फ्रॉम आउटसाइड। तो कहने का मतलब ये है कि उनके कहने का मतलब ये है कि भारतीयों के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी की भी कमी थी, और इसलिए वो आर्ट और क्राफ्ट, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बाहर से ही आ सकती थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो देते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी और लॉ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल देते हैं।
तो इस तरह की जो बातें थी वो उससे न सिर्फ भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों के जो उनके जो गर्व था, उनका जो अभिमान था, उसको हर्ट करती थी, बल्कि ये एक भारतीय विद्वानों के अंदर, भारतीय बुद्धिजीवियों के अंदर एक ये भी चीज़ बढ़ाती थी कि एक सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं था कि ऐसा पहले नहीं था। इन सब चीज़ों को ढूंढने की कोशिश की जाती है। अब हम कुछ नेशनलिस्ट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मिडवल पीरियड की बात करते हैं। तो many Indians affected by nationalism and some European took up an examination of colonial stereotypes virtually as a challenge from the second half of 19th century। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अगेंस्ट में कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसके अगेंस्ट में कुछ काम, इस चैलेंज को लिया और 19वीं सदी के मध्य में इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया। Indian historian tried to prove the falsity of colonial historical narrative on the basis of analysis of existing historical sources as also for the hunt of fresh sources। नए नए स्रोतों के अलावा जो उस समय के एग्जिस्टिंग ऐतिहासिक तथ्यों थे उनको भी बेस बना के उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जो कॉलोनियल नैरेटिव था भारत के बारे में वो कितना गलत था और ये कितना किस तरीके से भारतीयों के जो राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय गर्व अभिमान था उसको चोट पहुंचाता था। The professional historian did not take up the modern period through as well as we shall see the economists did, basically because of two reasons. Most of them working in government or government controlled school and colleges, they were fear that any critic of colonialism would affect their career। तो जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन थे उन्होंने मॉडर्न पीरियड की शुरुआत नहीं की, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो जिन सरकारी संस्थानों में काम कर रहे थे उसे ब्रिटिश सरकार ही गवर्न करती थी, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके करियर को कोई बड़ा झटका लगे। दूसरे, दे एक्सेप्टेड द कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश हिस्टोरिकल व्यू दैट साइंटिफिक हिस्ट्री मस्ट नॉट डील विथ रिसेंट कंटेम्प्रेरी और कंटेम्प्रेरी पीरियड। वो इस बात को एक्सेप्ट करते थे, अंग्रेज़ों की जो हिस्टोरिकल व्यू था कि साइंटिफिक हिस्ट्री मस्ट नॉट डील, यानी कि समकालीन दौर से जो वैज्ञानिक इतिहास है उसको हमें डील नहीं करना चाहिए। खैर, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें कुछ कार्य देखने को मिलते हैं इंडियन हिस्टोरियन के। इसमें ये होता है कि द इंडियन हिस्टोरियन प्रोक्लेम द कॉलोनियल नोशन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज अ मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियाज ग्रेटनेस सुपीरियरिटी ओवर द वेस्ट। यानी कि जो भारत की जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन रही है उसको एक वेस्ट के ऊपर सर्वोपरि माना गया है। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ की जो नैतिक मूल्य हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो वेस्ट की जो मटेरियलिस्टिक कैरेक्टर है, मटेरियलिस्टिक मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मटेरियलिस्टिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर यहाँ की मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा ऊपर माना गया है। इसके अलावा बहुत सारे वो ये भी मानते थे कि इंडियंस जो थे सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और एडमिनिस्ट्रेट और स्टेट क्राफ्ट पे वो थे उनका, और इनका ध्यान
एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट ड्राफ्ट, एम्पायर बिल्डिंग, डिप्लोमेसी, इस तरह की चीज़ों पे ध्यान नहीं था। बहुत सारे इतिहासकारों ने ये खोजा है कि भारत के जितने भी कूटनीतिक और राजनीतिक संस्थाएं थी वो यूरोप के समकालीन ही थी। वो इस बात को बड़े ही उग्र तरीके से डिनाई करते हैं, यानी कि इनकार करते हैं कि जो भारत का प्राचीन भारत का जो राज्य था वो एक इनएफिशिएंट यानी अयोग्य था। इसमें 20वीं सदी में हमें देखने को मिलता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना निकोलो मकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है, और बहुतों ने कौटिल्य को मैकियावेली और बिस्मार्क से इसकी तुलना की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो भारत के प्राचीन राजा थे वो न्यायप्रिय थे और उनके अंदर शासन करने की बहुत अच्छी काबिलियत थी, जैसे कि वो जनता के हित में शासन करते थे। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पहले से ही एग्जिस्ट करता था। खुद चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया है। जैसे कौटिल्य ने जिस मंत्री परिषद को अपने अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किया है उसे ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल के ऊपर माना जाता था। तो ये तब की इसके अलावा कुछ राइटर्स ने यहाँ तक भी गए हैं कि जो उस दौर में असेंबली होती थी उन्हें पार्लियामेंट के तौर पे देखा जाता था, खासकर चंद्रगुप्त, अकबर और शिवाजी के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें थी। केपी जायसवाल एक बहुत ही फेमस राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। उन्होंने कहा है कि इन हिज हिंदू पॉलिटी पब्लिश्ड इन 1915 हिंदू पॉलिटी नाम की किताब केपी जायसवाल ने लिखा है। इसमें ये कहते हैं कि एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाज आइदर रिपब्लिकन और दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि या तो गणतांत्रिक था भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम या फिर संवैधानिक राजतंत्र था। इसमें ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस मेड बाय हिंदूज हैज प्रोबेबली नॉट बीन इक्वल्ड मच लेस सरपास्ड बाय पॉलिटी ऑफ एंटीक्विटी। तो ये एक तरीके का काउंटर व्यू था जो कि प्राचीन ग्रीस के खिलाफ एक काउंटर व्यू था। इसके अलावा मुख्य रूप से राष्ट्रवादी इस चीज़ को साबित करना चाहते थे कि जो लोकतांत्रिक शक्ति वेस्ट में थी वो भारत में पहले से एग्जिस्ट करती थी। इसलिए आरसी मजूमदार अपनी कॉरपोरेट लाइफ इन एंशियंट इंडिया में लिखते हैं कि हम लोग तो पहले से ही आदत है कि जिस टाइम पे वेस्ट ग्रोथ नहीं कर रहा था उस टाइम पे इंडिया पूरी तरह से विकसित हो चुका था। फिर इसके अलावा कॉलोनियल हिस्टोरियंस ये इस बात पे जोर देते थे कि इंडियंस वर ऑलवेज डिवाइडेड बाय रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज एंड कास्ट, दैट इट वाज कॉलोनियल अलोन विच यूनिफाइड दैट देयर यूनिटी वुड डिसअपियर इफ कॉलोनियल रूल डिसअपियर्ड। इसका मतलब ये था कि भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना और एक देशभक्त की भावना की कमी थी। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस चीज़ को पूरी तरीके से नकारा और उन्होंने ये कहा कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि खुद कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रीय राजा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में और मुगल साम्राज्य के बारे में
अच्छे से पता है। जो ब्रिटिश साम्राज्य विकसित हुआ है वो मुगल साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पे ही मतलब उसके मलबे पे ही डेवलप हुआ है। अगर ब्रिटिश ना आए होते तो मुगल साम्राज्य पूरे भारत पे राज तो कर ही रहा था। तो ये कहना कि भारतीयों के अंदर पूरी तरीके से राजनीतिक एकता की भावना की कमी थी, वो बिल्कुल गलत है। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रवादी इतिहासकारों के उसमें से हमें देखने को मिलती है। अब कुछ नेशनलिस्ट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफिक फ्लरिश्ड मेनली इन डीलिंग विद एंशिएंट एंड मिडवल पीरियड। तो ये तो एक समस्या पहले से रही है। मॉडर्न हिस्ट्री के नेशनलिस्ट हिस्टोरियन बहुत कम रहे हैं और ये आए भी है तो 1947 के बाद। इसके पहले कोई भी स्कूल ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन मॉडर्न हिस्ट्री पे काम नहीं किया है। तो हमें कुछ साइंटिफिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म देखने को मिलता है 19वीं सेंचुरी के आखिर की 25 सालों में, जिसमें से कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, जस्टिस रनाडे हो गए, जीवी जोशी हो गए, आरसी दत्त हो गए, केटी तेलंग हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दिनशा इवाचा हो गए। तो ये लेकिन ये लोग एकेडमिक इकोनॉमिस्ट थे, जैसे केटी शाह, वी से काले, CN वकील, DR गाडगिल, ज्ञानचंद, VKR राव, वाडिया, ये सारे थे। लेकिन ये सब ब्रिटिश साम्राज्य की जो है इकोनॉमिक फ्रंट पर निंदा करते थे, उनका आलोचना करते थे, लेकिन उनका और पहलू पे उनकी आलोचना नहीं करते थे। लेकिन इस तरीके की जो क्रिटिक है वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक कोर सा बन गया था, जिससे कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन 1915 के बाद आगे बढ़ता है। तिलक, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस, ये इनकी राइटिंग्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहे थे। अगर हम बात करते हैं RG प्रधान, AC मजुमदार, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया की, तो ये भी इसी तरीके की इसमें आते हैं। पोस्ट 1947 हिस्टोरियन ने जो है वो इस विषय में काम करना शुरू किया, और इन लोगों ने कहा कि जैसे इसमें सबसे पहले नाम आता है ताराचंद का। उन्होंने ये कहा कि इंडिया हैज़ बीन अ नेशन मेकिंग इन since the 19th century, and those who argued that India has been a nation since the ancient times. तो इस तरीके की बातें इस टाइम पे चलती रहती हैं। इसके अलावा एक और कहा जाता है कि जो nationalist historian also have ignored or several underplayed inner contradiction of Indian society based on class and caste oppression and discrimination against women tribe. तो ये इनकी कुछ कमी हम मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रवादी इतिहासकार एक तरीके से वो इतिहास कि कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी या कॉलोनियल इतिहास लेखन के अगेंस्ट में डेवलप हुआ था। ये उनको बेस बना के उनका एक रिएक्शन के तौर पे आता है, लेकिन ये एक बाकी सारी चीज़ों को एक तरीके से इग्नोर कर देता है। जैसे जेंडर का इशू रहता है, और रिलीजन के तौर पे क्या क्या हमारे इश्यूज थे, क्या क्या हमारे रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, लेकिन उनको डिस्क्राइब नहीं किया, उनको दिखाया ही नहीं गया है। इसके अलावा कास्ट इशू क्या था उसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो हमारा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है वो इंक्लूसिव नहीं हो पाता है। यहीं पे एक और चीज़ आती है कि जो इतिहास लेखन एंशिएंट और मिडवल के टाइम पे लिखा गया था, उसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये था कि इसने
एक तरीके से वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना दिया था, एक डिवाइडिंग लाइन बना दिया था कि हमारा इतिहास और उनका इतिहास, मतलब एक ये भावना लोगों के अंदर पैदा करती थी, हमारा इतिहास और उनका इतिहास। मतलब जो एंशिएंट का इतिहास था वो हमारा था और जो मिडल का था वो उनका था। और ये सब इन सब चीज़ों के पीछे का सारा दोष अंग्रेज़ों का था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो इतिहास लिखा है, जो इंडिया को डिस्क्राइब किया है एज एंशिएंट और मिडल हिस्ट्री, वो बेसिकली हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड में किया है। तो इससे क्या हुआ कि जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन विकसित होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक संप्रदायवाद की भावना भी डेवलप होती है, जिसे हम बाद में अलगाववाद की संज्ञा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भारत में जो अलगाववाद की जो चीज़ें होती हैं, जैसे सांप्रदायिक दंगे हो गए, 1905 का बंगाल का विभाजन हो गया, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यही वजह थी कि 1947 में जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हमें एक बटी हुई विरासत मिलती है, हम एक बटे हुए देश के रूप में रहते हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास लिखा गया है वो बहुत हद तक कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को बेस बना के लिखा गया है। और कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी बहुत सारे कंट्राडिक्शन और बहुत सारे बायस पे आधारित है, और ये हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के अगेंस्ट में भी कुछ चीज़ों के बारे में, जैसा कि लास्ट में हमने डिस्कस किया है, हम इनको बेस बना के एक नए हिस्टोरियोग्राफी डेवलप होती है 1950s और 1960s में, जिसे हम कहते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।